Hello students, friends and guys. How are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद परवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइस, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप मेरी प्री वीडियोज वॉच की होंगी जिसमें सेकंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, उसमें मैंने 2 स्टेंजाज पर डिस्कस किया। इनके फर्स्ट स्टेंजा आप पढ़ चुके हो, सेकंड स्टेंजा आप पढ़ चुके हो। आज थर्ड और फोर्थ स्टेंजाज कंप्लीट करते हैं। इस पोइम के अंदर स्टूडेंट्स 4 स्टेंजाज हैं, 2 स्टेंजाज कंप्लीट हो चुके हैं, बचे हैं 2 स्टेंजाज, उनको आज कंप्लीट करते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज ये सेकंड जो पोइम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजाज, आज थर्ड और फोर्थ स्टेंजा पे डिस्कस होने वाला है। आज इनको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप थर्ड पॉइंट पे डिस्कस होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आज इस पॉइंट को कंप्लीट कर देते हैं। सो अब ये पोइम जैसे कि इसका पोइम का जो टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल classroom in a slum, written by स्टीफन स्पेंडर। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम काफ़ी लेंथी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपके फाइनल पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से स्टेंजा क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। सो आज इस पोएम को कंप्लीट कर देंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एस्लम, टाइटल and written by Stephen Spender, and third stanza on which we are going to discuss now. Surely Shakespeare is a wicked, निश्चित रूप से शेक्सपियर जो है wicked का मतलब होता है अभागा है। The map, a bad example, जो मैप है, विश्व का जो मानचित्र है, जो मानचित्र उन्होंने बगैर किसी स्केल के, बगैर किसी मेजरमेंट के उन्होंने बनाए हैं, हाथ से बने हुए जो मानचित्र हैं, वो मानचित्र क्या है? एक बहुत बुरा उदाहरण, एक बुरा एग्जाम्पल है। और शेक्सपियर क्या है? अभागा है, जिसका फोटो वहाँ दीवार पर, जिसकी इमेज बनाई गई, जिसका पिक्चर वहाँ दीवार पर पिक्चराइज किया गया है। तो वो पिक्चर के अकॉर्डिंग कहा गया है कि शेक्सपियर जो है अभागा है, क्योंकि उसकी फोटो ऐसे स्कूल में पेस्ट की गई, ऐसे स्कूल में उसको बनाया गया है जिस स्कूल में बच्चों को उसका कोई मीनिंग समझ नहीं आता है, कोई इसकी वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस बच्चों की बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। तो वहाँ ऐसे लेजेंड पर्सन का फोटो पेस्ट करना, फोटो उसकी इमेज वहाँ बनाना एक मीनिंगलेस, उन बच्चों के लिए कोई इसका वैल्यू नहीं है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और विश्व का मानचित्र उन बच्चों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं था जिन बच्चों का एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, जिन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट ही नहीं है। तो उन बच्चों के लिए एक विश्व का मानचित्र कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ना ही किसी लेजेंड पर्सन का कोई फोटो वहाँ उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस ओनली उन बच्चों के लिए उनका फ्यूचर है जो ब्राइट होना चाहिए। विद शिप्स, देखिएगा स्टूडेंट्स, एस एच से श की साउंड आती है, स की साउंड नहीं आती है। ये बनता है एस से स और एस एच से बनता है श, तो इसको श बोलेंगे, शिप्स। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, with ships and sun and love tempting them to steal. Next line देखिएगा, for lives that slyly, देखिए slyly का मीनिंग यहाँ होता है secretly, यानी कि गुप्त रूप से। for lives that slyly turn
in their cramped halls. तो ये आपका थर्ड लाइन, थर्ड स्टेंजा, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स। फोर्थ लाइन को देखिएगा, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। यहां साइन ऑफ इंटेरोगेशन इसमें पुट करना है क्योंकि यहां तक इन्होंने क्वेश्चन ही पुट किए। ओके, उसके बाद देखिएगा, ऑन देयर स्लैग heap the children wear skins picked through by bonds. So the children wear skins picked through by bonds. Next line देखिएगा, थर्ड स्टेंजा का, and the spectacles of steel with mended glass like bottle beats on stones, all of their time and space are foggy slums. So blot their maps with slums as big as doom. So students, the third stanza is now completed. Surely Shakespeare is weak, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped halls, from fog to endless night on their slag heap. The children wear skins picked through by bonds, and the spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones, all of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. So ये स्टेजा है थर्ड, सेकेंड पोइम का थर्ड स्टेजा स्टूडेंट्स। अब इसका ट्रांसलेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा। श्योरली मीन्स होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली। शेक्सपियर इज वीक्ड, शेक्सपियर जो है अभागा है। क्यों अभागा है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको स्टार्टिंग में दी है कि उन बच्चों की साइट में, उन बच्चों की नॉलेज में, उन बच्चों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शेक्सपियर जो है वो अभागा ही है, क्योंकि उन बच्चों के लिए इस व्यक्तित्व का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नहीं जानते इसको। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, विश्व का मानचित्र भी उनके लिए मीनिंगलेस है, यूजलेस है, क्योंकि वो बच्चे उन्हीं चीज़ों को समझ सकते हैं जो उनके एटमॉस्फेयर में, जो उनके स्टेबल है, जो उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें यूजलेस है। विद शिप्स एंड सन एंड लव, यानी कि वो जो मानचित्र है, उस मानचित्र में जहाज, सूर्य और प्यार, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का इमेज कह सकते हो, इन सब चीज़ों का उसके अंदर फोटो जो बनाए गए हैं, जो कि वो चीज़ शो की गई है, तो वो चीज़ें उस मानचित्र के अंदर जो दिखाई गई है, जहाज दिखाए गए हैं, समुद्री जहाज, एंड सन, सूर्य दिखाया गया है, एंड लव, और उसमें लव अफेक्शन की कोई सिचुएशन क्रिएट की गई है, कोई इमेज बनाई गई है, कोई ऐसी यू कैन से दैट, कोई ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पर बनाई गई है उसके अंदर की, तब उससे पता चलता है कि यहाँ लव अफेक्शन जो है वो समझ आता है उनको। टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्पटिंग का मतलब होता है गाइस प्रलोभित करना। अल्यूरिंग, जिसका एक नेक्स्ट जो इंग्लिश वर्ड होता है अल्यूरिंग होता है, उसका मतलब भी क्या होता है, मनोहर, मनमोहक या फिर
प्रलोभित करना, टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो उनको प्रलोभित करता है, देम उन्हें, किनको, उन बच्चों को, टू स्टील चुराने के लिए, उन्हीं का जीवन चुराने के लिए, जो उनको प्रेरित करता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो विश्व का मानचित्र है, उस मानचित्र में जहाज का चित्र, सूर्य का चित्र और प्यार, अफेक्शन, इन सब चीजों का जो भी उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो चीज वहां बनाई गई है, लव से रिलेट कोई चीज बनाई गई है उसके अंदर, एंड सन, सूर्य का चित्र बनाया गया है और जहाजों के चित्र बनाए गए हैं, वो सब चीजें उन बच्चों को उन्हीं का जीवन चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, थर्ड लाइन को देखिएगा, फॉर लाइव, इसको लिव नहीं बोलते स्टूडेंट्स, लाइव दैट स्लाइली, स्लाइली का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, सीक्रेटली। अब देखिएगा कि जो मैंने ये टेम्पटिंग आपको बताया, इसका एक सेकंड मतलब होता है अल्यूरिंग, ALLURING। अल्यूरिंग का मतलब होता है प्रलोभित करना। तो टेम्पटिंग और अल्यूरिंग एक ही से डिफरेंट वर्ड, सेम मीनिंग होता है इनका। देम टू स्टील, लाइक दैट स्लाइली, स्लाइली को आप बोल सकते हो एक प्रकार से सीक्रेटली। स्लाइली मीन्स होता है सीक्रेटली, गुप्त रूप से। टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, क्रैम्प्ड का मीनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, क्रैम्प्ड का मीनिंग हम यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि आप बोल सकते हो कि नैरो चीज को बोलते हैं, नैरो स्ट्रीट होती है, तंग गलियां, तो क्रैम्प्ड मीन्स यहाँ टूटे फूटे घरौंदे में इसका मीनिंग होता है, और इसका मीनिंग यहाँ नैरो, नैरो रहेगा। और हॉल्स का मीनिंग यहाँ हट्स हो जाएगा। तो हॉल्स का मीनिंग क्या रहेगा, हट्स, झोपड़ियां। तो फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, यानी कि जो उनका जीवन है वो स्लाइली, धीरे धीरे, उन गरीब बच्चों का जीवन जो है धीरे धीरे टर्न, बदल जाता है, इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, यानी कि उन तंग झोपड़ियों में उनका जो जीवन है स्टूडेंट्स, वो किस चीज में बदल जाता है, फ्रॉम फॉग, फॉग से, कोहरे से, टू एंडलेस नाइट, यानी कि कभी भी रात्रि, एक ऐसी रात्रि जिसकी अंधकार, जिसका कभी समाप्त नहीं होता है, एक ऐसी रात्रि जिसमें कभी उजाला नहीं हो सकता। तो जो बच्चे हैं उनका जीवन स्लाइली, धीरे धीरे, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, उन टूटे फूटे घरोंदों, उन एक नैरो झट तंग झोपड़ियों में, एक कोहरे से, यानी फ्रॉम फॉग, कोहरे से, धुआं वहां पर हो जाता है, मिस्ट हो जाता है, कोहरे से किसे बदल जाता है, एंडलेस नाइट, यानी कि एंडलेस नाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक ऐसी रात्रि जिसका अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, उस रात्रि का कभी उजाला नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के एक अंधकार से भरी हुई रात्रि में उन बच्चों का जीवन जो है धीरे धीरे बदल जाता है। उस फॉग से, कोहरे से भरा जो उनका जीवन है वो धीरे धीरे स्लाइली स्लाइली क्या हो जाता है, एक प्रकार से एंडलेस नाइट, एक ऐसी रात्रि में बदल जाता है जिस रात्रि के बाद कभी सवेरा नहीं आता। ऑन देयर स्लैग ही, अब स्लैग का मीनिंग जो स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है, इसका मीनिंग रहेगा वेस्ट मटेरियल, आप कहोगे WASTE, वेस्ट मटेरियल। तो स्लैग मीन्स हो जाएगा वेस्ट मटेरियल, और हीप होता है ढेर, जिसको पाइल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हीप जो होता है कि ये होता है किसी वेस्टेज का जो ढेर होता है, जैसे मैंने कहा कि हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का जो हीप होता है, ढेर होता है, उसको हम हीप बोलते हैं। PILE, पाइल, पाइल जो होता है वो बुक्स का ढेर होता है, जैसे मैंने कहा कि ए पाइल ऑफ बुक्स, किताबों के ढेर को हम पाइल बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि ए पाइल ऑफ बुक्स, तो ये पाइल किताबों का ढेर होता है। और जैसे मैं कहूं यहां कि ए हीप ऑफ डर्ट या फिर वेस्ट मटेरियल, तो देखिएगा ए पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का ढेर को पाइल बोलते हैं, डर्ट जो भी होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसके ढेर को हम हीप बोलते हैं। तो ऑन देयर स्लैग हीप, उन बच्चों के जो शरीर है, यानी कुपोषण की वजह से, न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, एक साफ सफाई का ध्यान ना रखने की वजह से, तो उन बच्चों के शरीर जो है वो कूड़े के ढेर बन गए। स्लैग हीप क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल के हीप मतलब ढेर बन गया है। द चिल्ड्रन, बच्चे, वेयर स्किन्स, बच्चों के शरीर पर जो स्किन है, जो त्वचा, वो इतनी पतली, इतनी बारीक हो गई है, इतनी पतली हो गई है। पीप्ड, पीप्ड मीन्स झांकना, यहाँ पर जो पीप्ड लिखा गया है स्टूडेंट्स, ये एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो पीप्ड को आप किक भी बोल सकते हो, किक, पीप्ड कहिए या KEE के की एक सिंपल इंग्लिश वर्ड ऑफ दिस डिफिकल्ट। तो कीक का मतलब होता है कि गुप्त रूप से निगरानी करना। तो पीप्ड मतलब झांकना, थ्रू बाय बॉन्स,
उन बच्चों की स्किन इतनी पतली हो गई है, मसल्स खत्म हो गई हैं कि उन बच्चों की जो स्किन है उनके अंदर से हड्डियां झांक रही हैं, बाहर हड्डियां दिखाई दे रही हैं, यूं का यूं हड्डियों का ढांचा जो है स्किन के बाहर शो होता है, दिखता है, इतने ज्यादा वो कमजोर हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा बोन्स के बाद एंड द स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक उपनेत्र होता है, एक जो नजर का चश्मा होता है उसको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। और गॉगल्स जो होते हैं हमारे पास वो डिफरेंट चीज है। ग्लासेस की अगर मैं बात करूं, GLASSES, ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स दोनों ही स्टूडेंट्स उपनेत्र होते हैं, नजर के चश्मे को बोलते हैं। और यदि यहां मैं गॉगल्स लिखता हूं, गॉगल्स होता है ब्लैक चश्मा जिसको हम फैशन के तौर पर पहनते हैं, काला चश्मा जिसको आप कह सकते हो गॉगल्स कहा जाएगा, फैशन के चश्मे को बोलते हैं। और यदि मैं इसमें से एस को हटा दूं, अब गॉगल्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। और यदि गॉगल्स में से मैं यहाँ सिर्फ गॉगल लिखता हूं, तो गॉगल स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कार्य कर रहा है वो एक बहुत डिफरेंटली वर्क कर रहा है। तो गॉगल वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब भी है स्टूडेंट्स और ये एडजेक्टिव भी है। यदि गॉगल एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है नजर को तिरछी करना, और यदि गॉगल वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि आंख से की जाने वाली गतिविधि। ऑलराइट, जैसे आंखें फाड़ कर देखना, आप ऐसा बोल सकते हो, आंखें फाड़ कर देखना, ये गॉगल का हिंदी होता है एज ए वर्ब, और एडजेक्टिव है तो नजर को तिरछा करना। और गॉगल्स क्या है, नाउन होता है, यानी कि ब्लैक चश्मा जिसको बोलते हैं। तो एंड द स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्टील यहाँ आयरन को इंडिकेट कर रहा है, लोहे को, यानी कि लोहे के फ्रेम के चश्मे विद मैंडेड ग्लास। मैंडेड यहाँ एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ग्लास हमारे पास नाउन है। अब नाउन कैसा है, मैंडेड, तो नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो मैंडेड यहाँ एडजेक्टिव है, और मैंडेड का मतलब होता है मरम्मत करना। तो लोहे के फ्रेम के चश्मे, जो स्टील लिखा है ये आयरन को इंडिकेट कर रहा है, तो लोहे के फ्रेम के चश्मे विद मैंडेड ग्लास, जिनके अंदर जो ग्लास वो इतने घिसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि काफी धूमिल हो गए हैं, उनकी मरम्मत की गई हो, तो इस प्रकार के वो एक धूमिल ग्लास उनके अंदर लगे हुए हैं, लेंस लगे हुए धूमिल। मैंडेड का मतलब जिनको रिपेयर किया गया हो। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, बीट्स का मतलब होता है पीसीज, PIECES, पीसीज मतलब टुकड़े। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों के ऊपर कोई कांच की बोतल टूटी हुई होती है, तो कांच की बोतल कांच टूटने के बाद पत्थर के ऊपर कांच के जो पीसेज होते हैं उनके अंदर से जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो क्लैरिटी होती है वो खत्म हो जाती है, राइट, उनके अंदर कुछ स्क्रैच बन जाती हैं, तो उन स्क्रैचों में से क्लियरली देख पाना मुश्किल होता है। तो उसी प्रकार से जैसे कि कांच की बोतल किसी पत्थर के ऊपर तोड़ दी जाती है, उसके छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से उन बच्चों के जो स्पेक्टिकल्स हैं उनके अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही होगी, काफी धुंधला हो गया, ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर के ऊपर कांच की बोतल को तोड़ रखा है। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, ऑल ऑफ देयर टाइम, उन बच्चों का सारा समय, एंड स्पेस, पूरी जो जगह जो स्थान है, आर फॉगी स्लम्स, FOGGY, फॉगी स्लम्स। फॉगी का मतलब क्या होता है, मिस्टी, MISTY, मिस्टी। फॉगी मिस्टी मीन्स धुंध से भरा हुआ, कोहरे से भरा हुआ। तो उन बच्चों का सारा समय और सारा स्थान जो है उस कोहरे से भरी हुई, धुंध से भरी हुई गंदी बस्तियां बन गई हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम। सो ब्लॉट का मतलब यहां स्टूडेंट्स होता है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग धब्बा, ब्लेमिश मीन्स दाग धब्बे को बोलते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसीलिए उनके जो मानचित्र है उन मानचित्रों पर विद स्लम्स, वो गंदी बस्तियां जो हैं, ब्लॉट एक धब्बे के रूप में दिखाई जानी चाहिए, एज बिग एज डोम। ये डोम का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉय को बोलते हैं, विनाश को बोलते हैं, RUIN, रोइन को बोलते हैं। तो रोइन जो शब्द होता है इसका मतलब होता है विनाश करना। तो इसमें कहा गया है इसीलिए देयर मैप्स, उनके जो मानचित्र हैं उन मानचित्रों पर विद स्लम्स, वो गंदी बस्तियां, ब्लॉट एक धब्बे के रूप में, एक दाग के रूप में, एज बिग एज, इतनी विशाल दिखाई जानी चाहिए, जितना विशालतम रूप विनाश का होता है उतना ही विशालतम रूप उन गरीब बच्चों की जो गंदी बस्तियां हैं उनका होना चाहिए, उन नक्शों के ऊपर, उन मानचित्रों के ऊपर। देखो मानचित्रों पर जो अच्छी चीजें दिखाई गई हैं वो तो एक फैंटेसी है, वो तो एक यू कैन से दैट एक इल्यूजन है, माइंड में इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है बच्चों के, रियलिटी कुछ भी नहीं है। उन बच्चों को रियलिटी दिखाई जानी चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में जो एक्चुअल जो चीजें हैं, तुम्हारा जो स्लम्स है, गंदी बस्तियां हैं, जो नैरो स्ट्रीट है,
जो वहाँ डर्ट एक प्रकार से स्प्रेड है, स्कैटर्ड है हर जगह पर, तो वो सारी चीजें दिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चे रियलिटी को फेस कर सकें। ओके, तो ये था कंप्लीटली स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। अब इस स्टैंडर्ड के कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है, और फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, इट्स योर ऑन राइट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फ्रॉम विच पॉइंट हैव दीज लाइंस बीन टेकन। क्वेश्चन में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहीं से लिख देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम विच पॉइंट हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। फ्रॉम विच पॉइंट हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, कौन सी पॉइंट में से ये लाइनें ली गई है, इसका आंसर आपको खुद देना है स्टूडेंट्स। मैं आपको मोर देन 2 टाइम्स ये चीजें बता चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें वो देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मैप है बुरा उदाहरण क्यों है बच्चों के लिए, स्टार्टिंग की लाइन से कि why is the map a bad example for the children। यानी कि Why is the map a bad example for the children? बच्चों के लिए मैप बुरा उदाहरण क्यों है। अब इसका आंसर देखिएगा, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा गया है, इज के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। इज यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म है, खुद ही मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो why is the map a bad example? मैप जो है, मानचित्र जो है, वो एक बैड एग्जाम्पल, बुरा उदाहरण क्यों है बच्चों के लिए, क्या रीजन है। तो इसका आंसर यही रहेगा कि the map is a bad example for the children because it does not show their slums and narrow streets। ऐसा आप बोल सकते हो। क्यों है बुरा उदाहरण, क्योंकि ये जो मैप है स्टूडेंट्स, इस मैप के अंदर उन बच्चों की स्लम्स नहीं दिखाई गई है। जैसे बोला ना कि देयर मैप्स, उनके नक्शों पर उनकी स्लम्स होनी चाहिए, उनकी गंदी बस्तियां होनी चाहिए। तो ये मैप इसलिए बुरा उदाहरण है क्योंकि इस मैप में उन बच्चों की, उन गरीब बच्चों की जो है स्लम्स नहीं दिखाई गई है, नैरो स्ट्रीट नहीं दिखाई गई है। सो क्या कहेंगे, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज, क्योंकि मैप कह सकते हो या इट बोल सकते हो इसकी जगह। मैप क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है तो इट लगा लो। इट डज नॉट शो, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज लगाना है, डिड नहीं लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। इट डज नॉट शो देयर स्लम्स एंड नैरो स्ट्रीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डू द चिल्ड्रन live in their halls। देखिएगा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डू द चिल्ड्रन लाइव इन देयर हॉल्स, यानी कि बच्चे जो हैं, अब वो जो ये क्वेश्चन यहां से लिया गया, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, तो हाउ डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाउ डू द चिल्ड्रन, बच्चे कैसे लाइव रहते हैं। हाउ डू द चिल्ड्रन मतलब क्या, बच्चे कैसे रहते हैं इन देयर हॉल्स, अपने हॉल्स में। हॉल्स का मीनिंग क्या था यहाँ पर, हट्स, झोपड़ियों में। बच्चे अपनी झोपड़ियों में कैसे रहते हैं। ऑलराइट, देखिए अब हॉल्स यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि बिल को इंडिकेट कर रहा है, और बिल में क्या रहता है गाइस, रैट्स रहते हैं, चूहे रहते हैं बिल में। तो इसका आंसर क्या दोगे कि द चिल्ड्रन, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि दे लाइव इन देयर हॉल्स लाइक रैट्स, चूहों की तरह वो अपने घरों में रहते हैं, चूहे की तरह अपने बिलों में रहते हैं। क्योंकि जब यहाँ हॉल्स लिखा गया तो इट मीन्स उन बच्चों के घरों को हॉल्स बना दिया, यानी कि बच्चे हॉल्स में रहते हैं। तो हॉल्स में कौन रहता है, रैट्स रहते हैं, चूहे रहते हैं। तो फिर आप क्या कहोगे कि द चिल्ड्रन लाइव इन देयर हॉल्स लाइक रैट्स, चूहों की तरह वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसे पूछ सकता है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ फर्स्ट लाइन को, ताकि क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। Where do these people live?
वेयर डू दीज पीपल लाइव, यानी कि ये लोग कहाँ रहते हैं। गरीब जो बच्चे हैं, ये जो वहाँ के जो स्लम में रहने वाले जो व्यक्ति हैं या फिर स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं, बच्चों को इंडिकेट किया गया। तो वेयर डू दीज पीपल, ये लोग कहाँ रहते हैं गाइस, बताइए कहाँ रहते हैं। तो आपका आंसर एक ही रहेगा कि दीज पीपल लाइव, ये लोग रहते हैं इन वेरी स्मॉल हाउसेज, राइट। क्योंकि उनके घर कैसे हैं, एक बहुत छोटे छोटे हॉल कितने बड़े होते हैं, हट्स झोपड़ी तो बहुत छोटी होती है, कॉटेज, राइट, काफी कम स्पेस होता है। तो आंसर क्या देना होगा, दीज पीपल लाइव इन वेरी स्मॉल हाउसेज, बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं। उसके बाद इसमें पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दो वर्ड्स वो पूछ सकता है कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मीन द सेम एज। तो वो वर्ड इसमें से कौन से होंगे, आप देख लीजिएगा। जैसे कि एक तो स्लाइली का बना लेता हूं मैं, डिफिकल्ट है ये वर्ड, और इसमें एक स्लम का बना लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर बेस्ड है पूरी पोएम, स्लम्स को ही इंडिकेट किया गया। तो इसमें फर्स्ट मैंने बोला स्लाइली का एक डिफरेंट वर्ड सीक्रेटली, पेपर में ऐसे देगा आपको, सीक्रेटली लिखा होगा। सेकंड लिखा होगा डर्टी कॉलोनीज, डर्टी कॉलोनी, COLONIES, कॉलोनी वाई को हटाकर IES लगाया प्लूरल बनाने के लिए। तो सीक्रेटली और डर्टी कॉलोनीज। अब आप बताइएगा फाइंड वर्ड्स, शब्द ढूंढने हैं फ्रॉम द स्टैंजा में से, विच मीन द सेम एज, जैसा मीनिंग इन दोनों शब्दों का है वैसा ही मीनिंग वाले दो शब्द इस स्टैंजे में से ढूंढिएगा। तो सीक्रेटली मैंने कहा था चुपके यानी गुप्त रूप से, स्लाइली इसका हो जाएगा। डर्टी कॉलोनीज के हमारे पास स्लम्स हो जाएगा। ओके, सो थर्ड स्टैंजा इज गोइंग टू कंप्लीट। इफ यू फाइंड एनी डाउट सो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम्स इन कमेंट बॉक्स। ओके, अब हम फोर्थ स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट स्टैंजा ऑफ द सेकेंड पॉइंट, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। अनलेस विजिटर, गवर्नर एंड इंस्पेक्टर, अनलेस विजिटर, गवर्नर एंड इंस्पेक्टर, इसको बड़ा ही कर लीजिएगा आप। ओके, unless visitor, governor and inspector, this map becomes their window and these windows, देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फोर्थ स्टेंजा है। तो दिस मैप, unless visitor, governor and inspector, this map becomes their window and these windows, that जो shut upon their lives like catacombs, break or break till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books with
The white and green leaves open. History theirs, whose language is the sun. So students, complete the last stanza. अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। देखिएगा स्टेंजे को। अनलेस विजिटर, गवर्नर एंड इंस्पेक्टर, जब तक के नहीं। अनलेस का मीनिंग स्टूडेंट्स एक नेगेटिव सेंस में होता है। अनलेस जिस सेंटेंस में यूज होता है वहां फ्यूचर और नॉट नहीं लग सकता। अनलेस विजिटर, गवर्नर एंड इंस्पेक्टर, जब तक विजिटर, गवर्नर और इंस्पेक्टर नहीं आ जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए वो नहीं आ जाते स्कूल में। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और जब तक ये मैप उनकी विंडो नहीं बनता। दीज विंडोज, जब तक ये मैप उनकी विंडो नहीं बनता, तो दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जो उनके जीवन को एक तहखाने में जैसे कोई चीज कवर में बंद होती है, कोई चीज एक बेसमेंट में बंद होती है, कोई चीज एक यू कैन से एक बंकर के अंदर, यानी कि जिस चीज को हम सुरंग में बंद कर देते हैं, कब्र में बंद कर देते हैं, तो उस प्रकार से ये जो विंडो है, ये जो खिड़कियां हैं, उन बच्चों के जीवन को, कैटाकॉम्स का मतलब क्या होता है देखिएगा, ये बी यहाँ साइलेंट होता है, एम के बाद बी हमेशा साइलेंट होता है। तो लाइक कैटाकॉम का मतलब होता है स्टूडेंट, इसका मीनिंग यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको आप बंकर भी बोल सकते हो, बेसमेंट भी कह सकते हो। ऑलराइट, तो अब इसमें समझने की बात ये है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, अनलेस, जब तक ये मैप उनकी एक खिड़की नहीं बनता है, उस समय तक दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, ऑलराइट, खिड़कियां कौन सी स्टूडेंट्स, वो खिड़कियां जिन खिड़कियों के बाहर उन बच्चों की रियलिटी, उनका फ्यूचर कोहरे से पेंट हुआ दिखाई देता है, तो वो जो खिड़कियां हैं वो उन बच्चों के जीवन को, लाइव्स का मतलब होता है जीवन को, देयर लाइव्स, उनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम्स, एक कब्र की तरह से, एक तहखाने की तरह से, जिसे जिंदगी को तहखाने में बंद कर देते हैं, कब्रों के अंदर डेड बॉडीज को रखा जाता है, तो उसी प्रकार से इन बच्चों के जीवन को एक तहखाने में जैसे जिंदगी बंद होती है, सुरंग के अंदर, कब्रों के अंदर जिंदगी बंद हो जाती है, उसी प्रकार से ये जो विंडोज है उन बच्चों की जिंदगी को बंद कर रही हैं, उनको ब्लॉक कर रही हैं, उनके जीवन को रोक रही हैं। राइट, तो अब देखिएगा कि उनको कैसी विंडो चाहिए, उनको वो विंडो चाहिए सामने जिस विंडो में से उनका ब्राइट फ्यूचर उनको दिखाई दे। अब विंडो तो यहाँ पर एक प्रकार से इंडिकेट किया गया स्टूडेंट्स कि जो विंडो वहां पर एक्चुअल में जो विंडो उनका स्ट्रक्चर जो है, जो दिखाई दे रही है विंडो, तो उन विंडो के बाहर जो दिखता है वो तो रियलिटी है उन बच्चों के लिए कि उनका संसार जो है वो फ्यूचर जो है कोहरे से पेंट हुआ है। राइट, एक प्रकार से डर्टी स्लम्स हैं। लेकिन ये जो पॉइंट कहता है कि जब तक स्कूल के अंदर विजिटर, गवर्नर या इंस्पेक्टर वहां इंस्पेक्शन के लिए नहीं आ जाते हैं, और जब तक ये जो मैप है, जो मानचित्र बनाए गए हैं, ये वास्तव में उन बच्चों के लिए योग्य नहीं होते, स्टेबल नहीं होते हैं, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट जो है साबित नहीं होते हैं, तब तक ये जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों में से जो उनका जीवन उनको दिखाई देता है वो डार्क अंधकार से भरा हुआ, तो वो जीवन जो है डार्क से भरा हुआ, तो ये जो खिड़कियां उनके जीवन को एक कब्र में बंद ना कर दे, तो उससे पहले वो कब्र में बंद ना हो जाए उनका जीवन बच्चों का, ब्रेक और ब्रेक कि तोड़ दो, अरे तोड़ दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यह एक शब्द लिखिएगा, ओपन, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी कि खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, इससे पहले कि वो आसपास की जो बस्तियां हैं या फिर वो जो टाउन है, वो शहर है, वो जो बस्ती है, वो बस्ती जो है पूरी तरह से टूट कर बिखर जाए, उससे पहले उन विंडोज को तोड़ दीजिएगा। ब्रेक और ब्रेक, अरे तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इससे पहले ये विंडोज उस बस्ती को तबाह करें, उन बच्चों के भविष्य को खराब करें, उससे पहले इन विंडोज को तोड़ दीजिएगा। विंडो तोड़ने का मतलब क्या है कि वहाँ के जो बैरियर्स हैं, वहाँ जो एक डर्टी जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ जो जिन बच्चों का भविष्य जो है सिक्योर नहीं है, ब्राइट नहीं है, तो वो सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस बदल दीजिएगा ताकि बच्चे उसमें एक फ्रेश एयर के अंदर जो खुली सांस ले सके और अपना फ्यूचर ब्राइट बना सके, तो उनको खिड़कियां बोला गया है। अब खिड़की जो इंडिकेट किया गया है, कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। खिड़की का मतलब क्या है कि वो सारी सिचुएशन,
उन बच्चों की लाइफ के बीच में जो सिचुएशंस कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो बच्चे लाइफ में कभी सक्सीड नहीं कर सकते, फ्यूचर ब्राइट नहीं बना सकते, उन विंडोज को तोड़ दीजिएगा। अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो विंडोज जो है उन बच्चों के जीवन को खराब कर देंगी, उस पूरी कॉलोनी, उस बस्ती को ही तबाह कर देंगी। उसके बाद एंड शो, और दिखाओ द चिल्ड्रन, बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स, बच्चों को हरे भरे संसार दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, उनका संसार, रन एजो, देखिएगा RE जब लिखा होता है तो वहां ए की साउंड आती है स्टूडेंट्स, ARERIR या फिर OR जो भी होता है उसकी साउंड ए की होती है, एजो। इस एजो का मतलब होता है नीला कलर, ब्लू कलर को बोलते हैं। अब ब्लू किसी कलर को इंडिकेट करता है, लेकिन ये जो यू कैन से दैट जो आसमानी कलर होता है, आकाश का जो नीला होता है, उसके लिए हम खास तौर पर एजो यूज करते हैं। आकाश के कलर को यदि हम नीला समझते हैं तो उसके लिए ब्लू वर्ड बिल्कुल यूज नहीं होता है, उसके लिए हम एजो यूज करना पड़ता है। तो रन एजो ऑन गोल्ड सैंड, सैंड होता है रेत। तो उसने कहा कि एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और दिखाओ बच्चों को हरे भरे संसार, एंड और मेक देयर वर्ल्ड, और उनका संसार सुनहरी रेत के ऊपर, नीले आसमान के नीचे, मेक बनाओ, उनका जो संसार है वो ऐसा बनाओ कि सुनहरी रेत पर, ऑन गोल्ड सैंड, सुनहरी रेत पर, नीले आसमान की तरह उनका जीवन बनाओ। एंड लिट देयर टंग्स, लिट मीन्स होता है कोई काम करने देना। यहाँ देखिएगा टंग्स, रन नेक्ड इनटू बुक्स, इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये स्ट्रेंजे की जो लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर एक ही है कि दे enjoy reading books, tongues run naked into books, इस पूरे फ्रेज का, इस लाइन का इंग्लिश जो बनता है सिंपल वो ये बनेगा स्टूडेंट्स कि दे enjoy reading books, वे किताबों के पढ़ने का enjoy करते हैं। ओके, तो ये इसकी सेंस बनेगा। नहीं तो देखिएगा टंग्स जीवा, इसका कोई लॉजिक नहीं लगता है यहाँ पर। नेक्ड होता है ओपन, ओके, कॉस्ट्यूम लेस जो होता है, वस्त्रहीन जो होता है उसको नेक्ड बोलते हैं। तो यहाँ से कोई सेंस नहीं है। इनटू बुक्स, तो इसकी सेंस क्या बनती है कि दे एंजॉय रीडिंग बुक्स। तो देखिएगा एंड लेट देयर रन नेक्ड इनटू बुक्स विद द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। ध्यान से सुनिएगा, इसकी हिंदी को काफी टफ रहेगी आपके लिए, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो इसने कहा कि वो जो व्हाइट एंड ग्रीन, सफेद और हरे पृष्ठों वाली, विद द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, देखिएगा जो लीफ होता है LEAF, लीफ पत्ता होता है। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो F को हटाकर VES लगाएंगे, लीव्स होगा, तो ये लीव्स वो वाला लीव्स है कि उन बच्चों को सफेद और हरे लीव्स पृष्ठों वाली जो बुक्स किताबें हैं वो उनको अपनी ही भाषा में, अपनी ही टंग्स में, अपनी ही भाषा में उनको लिखने दो। जिस प्रकार से वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उन पर हम बर्डन डाल के, स्ट्रेस डाल के उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे में एक इंडिविजुअल टैलेंट होता है, डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, और अपने इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो काम करता है, उसी फील्ड में वो जाता है। उसको प्रेशराइज करके उसके डायरेक्शन को नहीं बदला जा सकता। तो इसने कहा कि उन बच्चों को खेलने दीजिएगा, उन बच्चों को एंजॉय करने दीजिएगा, उन बच्चों को ताज़ी फ्रेश हवा में सांस लेने दीजिएगा, और उन बच्चों को अपने सपनों को उड़ान देने की जो वो कोशिश कर रहे हैं या फिर जो ब्राइट ड्रीम क्रिएट कर रहे हैं वो ड्रीम उनको बनाने दीजिएगा। ओके, क्योंकि जब तक बच्चे इंटरनली और इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट पर हैप्पी दिखाई नहीं देंगे तब तक वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें लिखा कि सफ़ेद और हरे पृष्ठों वाली जो किताब है, जो किताबें हैं, उनको लेट देयर टंग्स, अपनी भाषा में लिखने दो, उन पर कोई प्रेशर मत डालो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा सूर्य के समान तेजस्वी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कंक्लूजन है एक प्रकार से यहाँ, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य के समान तेजस्वी होती है। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। ओके, एक बार मैं स्पीडली फिर से बता देता हूँ आपको इसका ट्रांसलेशन। जब तक विजिटर गवर्नर और इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में नहीं आ जाते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और जब तक ये मैप उनकी विंडो नहीं बन जाता, दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये जो खिड़कियां हैं, जिन खिड़कियों के बाहर उनको उनका फ्यूचर दिखाई देता है जो डार्कनेस से भरा हुआ है, वो जो खिड़कियां हैं उनसे बाहर का जो दृश्य है वो उनके जीवन को सुरंग में बंद कर देगा, एक बेसमेंट में बंद कर देगा, एक बंकर में बंद कर देगा। उससे पहले कि वो बंद करे, ब्रेक तोड़ दो उस कैटाकॉम्स को, उस तहखाने को तोड़ दो,
till they break the down, इससे पहले कि वो बेसमेंट, वो विंडोज, वो डार्कनेस उन बच्चों के भविष्य को खराब करे, उस टाउन को बर्बाद करे, उससे पहले इन सब चीजों को तोड़ दो, राइट। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को दिखाओ हरे भरे संसार, हरे भरे क्षेत्र दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका संसार सुनहरी रेत के ऊपर नीले आसमान की तरह बनाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उसने कहा कि विद द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, सफेद और हरे पृष्ठों वाली जो बुक्स है, लेट देयर टंग्स, अपनी ही जीवा में, अपनी भाषा में, अपने शब्द में उनको लिखने दो। आप टंग्स का मतलब जीवा होता है, लेकिन जीवा में क्या लिखते हैं, ये तो एक नॉनसेंस वाली बात होती है, एक रॉन्ग सेंस बनती है, लेकिन टंग्स का मतलब यह कि अपनी भाषा में लिखने दो उनको। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य के समान तेज होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा इसमें से। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन तो वही रहेगा, नेम द पोएम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एंड द पोएट रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो देखिएगा। जिसने कहा कि व्हाट डज द मैप ऑफ द वर्ल्ड बिकम फॉर द चिल्ड्रन। What does the map of the world become for the children? यानी कि जो विश्व का मानचित्र है वो बच्चों के लिए क्या बनता है, विश्व का मानचित्र बच्चों के लिए क्या बनता है, किस प्रकार काम करता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें लिखिएगा कि द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज द ओनली विंडो फॉर द चिल्ड्रन। ये मैप किसका काम करेगा, एक विंडो का ही काम कर रहा है। ओके, तो इसने कहा कि जब तक ये विंडो का काम नहीं करता है, तो अनलेस यूज किया था ना कि अनलेस दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, जब तक ये मैप में उनकी विंडो का काम नहीं करता है, तो यदि ये मैप काम करेगा तो किसका काम करेगा, विंडो का ही करेगा। ओके, तो आंसर क्या होगा कि द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज द ओनली विंडो फॉर द चिल्ड्रन। ओके, लिखा गया है इसमें बिकम्स देयर विंडो, मैप बिकम्स देयर विंडो। जब तक ये मैप उनकी विंडो नहीं बनता है, तो यदि बनेगा तो क्या बनेगा, विंडो ही बनेगा। ओके, तो ये आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट इज द पोइट्स अपील टू द अपर क्लास पीपल। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पोइट्स अपील, पोइट एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि क्या है कवि की अपील टू द अपर क्लास पीपल, यानी कि जो उच्च क्लास के पीपल हैं, जो उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, उन लोगों से कवि की क्या अपील है, क्या कहना चाहता है कवि। कवि सिर्फ एक ही बात कहना चाहता है स्टूडेंट्स, देखिएगा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है ये कि द पोइट अपील्स, कवि अपील करता है, किनसे अपील करता है, टू द अपर क्लास पीपल से। किस चीज की अपील करता है, टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, सिर्फ यही अपील करता है कि टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की सहायता की जाए, इकोनॉमिकली बेस पर की जाए और हर प्रकार से बच्चों की हेल्प होनी चाहिए। तो सिर्फ हेल्प की ही वो उनसे अपील करता है। राइट आंसर क्या रहेगा कि टू हेल्प द पुअर पीपल। उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहीं से इरेज कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि which people are possessor of history। तो देखिएगा किस प्रकार के लोग, which people कौन से लोग, are possessors, possessors का मतलब क्या होता है, मालिक है, यानी कि स्वामी है, of history इतिहास के, इतिहास बनाने के जो सही हकदार है, जो पोजेसर है, वो कौन किस प्रकार के लोग हैं। तो इसमें कौन होते हैं ऐसे जो बना सकते हैं, जिनकी भाषा कैसी हो, लैंग्वेज इज द सन, कि द पीपल हुज लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्ग कैन क्रिएट हिस्ट्री, वही इतिहास बना सकते हैं। या फिर आप बोलोगे आर पोजेसर ऑफ द हिस्ट्री, द पीपल हुज लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्ग आर द पोजेसर ऑफ हिस्ट्री, वही इतिहास के एक स्वामी है, इतिहास बनाने के सही हकदार हैं वो लोग, जिनकी भाषा सूर्य के समान तेज है, वही लोग इतिहास बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो इट्स योर ऑन राइट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल से विद अश्योरेंस दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स
Thanks for watching this video. Thank you very much. Take care, keep studying and keep enjoying.